तो सबसे पहले आगे चलने से पहले जो लास्ट क्लास में एक इस क्वेश्चन में गलती कर दी थी उसको ठीक कर लेते हैं, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था जो बच्चे लास्ट क्लास में थे वो रिलेट कर पाएंगे। उसका फॉर्मूला म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई कॉमन निकाल लिया था, 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में d माइनस एक्स ये था। तो जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी थी। मैंने इसका जब एलसीएम लिया x इंटू डी माइनस एक्स, तो x माइनस डी, नहीं सॉरी, ये हो गया था d माइनस एक्स माइनस ऑफ x। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट आई डी माइनस 2x डिवाइड बाय 2 पाई डी माइनस एक्स इंटू एक्स। तो ये फॉर्मूला बनना था। शायद हमने कुछ गलती कर दी थी, कुछ गलत ले लिया था, तो उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे बेटा अगले क्वेश्चन से। ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये वैसे ऑल इंडिया 2019 लिखा हुआ है, बट हाँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए भी। तो सवाल बड़ा सिंपल सा है। सवाल ये दे रखा है कि एक वायर है, स्ट्रेट वायर, इसमें करंट पास कर रहा है 4 एम्पियर का। तो 0.2 मीटर दूर अगर उसके सामने से एक प्रोटॉन निकल जाए तो क्या उस पर कोई फोर्स लगेगा? भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये जो प्रोटॉन है जिसका स्पीड 4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड है, ये किसके मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है? तो जवाब है ये हमारे जो ये स्ट्रेट कंडक्टर ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसके मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है। क्योंकि हमारा जो कंडक्टर है ये, इसमें से जब हम करंट पास करा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो अंदर यानी कि यहाँ पे क्रॉस्ड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप ये कर देगा। और जो क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हुआ, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारा चार्ज पार्टिकल चलने लगा। अगर आप टेक्निकली देखें तो ये चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली चल रहा है, और परपेंडिकुलर चलने वाला चार्ज हमेशा एक मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो उसका जो फोर्स है उसका फॉर्मूला हो जाएगा क्यू वी बी साइन 90, यानी कि सिंपली आ जाएगा क्यू वी बी। तो फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? क्यू वी बी आएगी, क्यू वी बी। अब चार्ज तो ये प्रोटॉन है चूंकि, तो मुझे चार्ज की वैल्यू मालूम ही है 1.6 × 10⁻⁻19। वेलोसिटी जो दे रखी है वो दे रखी है 4 × 10⁶। बी जो है वो कौन है? बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर। यू कैन क्लियरली सी हियर, यहाँ पे जो स्ट्रेट कंडक्टर ए भी है इसने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट दिस बी स्टैंड्स फॉर, इज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर। तो इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है हमें मालूम है। इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। आर जो है वो कितना है? 0.2। बिल्कुल इतनी दूर जाके मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा वो आर है वैल्यू, है ना। म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी, देखो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻7। तो म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 10⁻⁻7। तो उसकी वैल्यू डाल देते हैं, कितना हो गया? 2 10⁻⁻7। आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4 डिवाइड बाय 0.2। सही है कि नहीं? 2 से 2 काट दिया, कितना हो गया? 0.1 हो गया। यानी यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। यानी कि इनफिनिट स्टेट कंडक्टर ने कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ है बच्चों? 4 10⁻⁻6 टेस्ला। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज डाल दूं, दिस इज 1.6 × 10⁻⁻19। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? वेलोसिटी की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻6। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 4 10⁻⁻6। तो इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 चौक होता है 16, 16 इंटू 16 256, यानी कि 25.6 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन मेरा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जो किस पे लगेगा? जो प्रोटॉन पे लगेगा। अब सवाल आया कि सर उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स? उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल दिया। अब वही डायरेक्शन की बात करते हैं। सॉरी, डायरेक्शन कैसे निकलेगी? तो डायरेक्शन निकलेगी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। सबसे पहले किसे सेट करो? मैग्नेटिक फील्ड को। सही, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मोशन ऑफ चार्ज नीचे है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है? फोर्स
अवे लग रहा है तो यहां लिख देंगे आंसर क्या, अवे फ्रॉम अवे फ्रॉम अ स्टेट कंडक्टर, इट बी अवे फ्रॉम अ स्टेट कंडक्टर. गाइस यहां तक कोई डाउट है क्या, अवे फ्रॉम स्टेट कंडक्टर. अच्छा मान लो ये जो क्वेश्चन है, मान लो ये जो क्वेश्चन है वो प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन पे होता तो फर्क क्या पड़ता. मान लो ये जो क्वेश्चन यहां पे पढ़ा रहा हूं मैं, वो प्रोटॉन की जगह क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन होता तो क्या फर्क पड़ता. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो सेम ही रहता, वेलोसिटी सेम ही होती, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही होती, नहीं मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क, फर्क किस चीज पे पड़ता, फर्क पड़ता डायरेक्शन पे. मैंने आपको शायद कल भी बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वही फॉर्मूला लगा देना, बट जब डायरेक्शन निकालोगे तो डायरेक्शन जस्ट उल्टी कर देना. यानी कि अगर यहां पे अवे फ्रॉम स्टेट कंडक्टर है और ये इलेक्ट्रॉन होता तो ज्यादा आंसर हो जाता, तो फॉर इलेक्ट्रॉन इट विल बी टुवर्ड्स स्टेट कंडक्टर. आई होप यू आर गेटिंग इट. सही है क्या. ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों की बुकलेट्स में भी कराया हुआ है, हाँ मैंने आपको पैकेजेस में करा रखा है, आपकी ब्लैक बुक में भी ये सवाल है, तो आप उसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. अगला जो क्वेश्चन है वो 2021-22 से है और बहुत इजी क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आप लोगों ने सीबीएसई में भी कई बार क्लास में पढ़ा होगा. सवाल क्या है, सवाल है एक मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप जिसका रेडियस r है, वो b1 दिया हुआ है. मुझे मालूम है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, हाँ या ना, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r. तो यहां पे उन्होंने सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बोल दिया b1. कितना बोल दिया, b1. अब ये कह रहा है कि इससे इसी की एक्सिस पे r डिस्टेंस दूरी पे जाके, कितना डिस्टेंस पे जाके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो b2 है. सबसे पहले ऑन दी एक्सिस, जो ऑन दी एक्सिस है उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है. ये तो एट सेंटर हो गया, ये क्या हो गया एट. अब क्या मेरे घर से ज्वाइन कर लेगी किसी ने, मेरे घर में इतने छोटे बच्चे तो नहीं है. चलो तो अंबर आपका शायद माइक खुल रहा है बार बार और कोई बच्चा जो है बाहर वो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को. प्लीज यार प्लीज है. ओके सो गाइज एट एक्सिस एक्सियल पॉइंट एट, तो एक्सियल पॉइंट जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो म्यू नॉट आई रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, रेडियस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर बाय 3/2 होता है. अब ये जो x था वो एक्सियल डिस्टेंस ही था, जिसको यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्स एट डिस्टेंस ऑफ r डिस्टेंस पे, यानी x की वैल्यू क्या डाल दूं मैं, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई r स्क्वायर डिवाइड बाय 2, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कितना हो गया 2r स्क्वायर की पावर 3/2. सॉल्व कर, म्यू नॉट आई r स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 की पावर 3/2 होता है कितना, 2 की पावर 3/2 हो गया √8, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3 हो गया 8, कितना हो गया √8. सही तो बोल रहा हूं, कितना हो गया √8. और r की पावर 3/2 हो गया r³, r स्क्वायर से कट गया कितना आ गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2√8r. बोलो तो सही यार. अब ये हमारा रखा बिट्टू, सही है ना, सही है, ये बिट्टू ये b1, सही है क्या. अब दोनों को कर दो डिवाइड, बिकॉज उनकी क्या मांगी थी उन्होंने, रेशो. तो इस प्रकार के क्वेश्चन एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में. देखो ना आ रखा है 2021-22 में आया हुआ है, तो b1 अपॉन में b2 क्या आएगा बोलो भैया जी, म्यू नॉट आई अपॉन में, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, यहां कितना आ गया 2√8r डिवाइडेड बाय
म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कट गया, 8 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया √8, और √8 कितना होता है 2 √2, तो यानी आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए सही है। आगे चलें क्या? इसमें कोई डाउट बेटा? अगला क्वेश्चन देखोगे आप बोलोगे सर ये तो हमने क्लास में कराया है। ये जो क्वेश्चन अगला आ रहा है क्या क्लास में किया है? तो सोच रहा है भाई कि कराया नहीं कराया, कराया, तेरी बात कर रहा हूं नितिन, कराया ना? 2000 किस में आया है? रिपीट करें इस क्वेश्चन को, चलो सारे बच्चों। ये एक लूप ऐसे दिखा रखा है, कॉन्सेंट्रिक लूप दिखा रखा है बट कोप्लेनर नहीं है। एक लूप ऐसे दिखा रखा है, ये P है और ये Q है। इसमें जो करंट पास कर रहा है वो ऐसे कर रहा है, इसमें जो करंट पास कर रहा है वो ऐसे कर रहा है, सही है क्या? ये इसका क्या है बेटा? ये इसका सेंटर है। अब एक बात बताओ, दोनों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे सेंटर पे, दोनों का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई अपॉन में 2r होगा। अच्छा, इस वाले का साइड बाहर ये, इस वाले का साइड बाहर ये, तो जो Q वाला है इसका करंट ऐसे है बेटा, Q वाला ये लेफ्ट साइड होती है ना, करंट की डायरेक्शन उल्टी बना दी है मैंने शायद, देखो करंट कैसा बनाया, करंट ऐसा बनाया ना, हाँ जी। तो बाहर वाली साइड में करंट ऐसे है, बोलो हाँ, बोलो सही। बाहर वाली साइड है ना, लूप ऐसे है बेटा, बाहर वाली साइड में नीचे ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? यानी बी क्यू इधर होगा कि नहीं? बी क्यू इधर होगा कि नहीं? अच्छा, बात करते हैं इसकी ऐसे, तो बी पी इधर होगा कि नहीं? बी क्यू इधर होगा कि नहीं? ये बी पी है, बी हाँ बी पी होगा। ये क्या होगा? बी पी इधर होगा, बोलो सही है क्या? सही है क्या? ये लूप ऐसे ऐसे, सही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, कितना बोल बेटा? दोनों गलत है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, ये बना तो दिया मैंने ठीक से, कोर्स गलत है ना, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे होगा ना, बोलो यार, दोनों की डायरेक्शन समझाओ बस। बी क्यू इधर होगा और बीबी इधर होगा, बस ये समझ लो, बीबी और बी की डायरेक्शन देख लो बस, बोलो। अब बीबी की वैल्यू बताओ, बीबी की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r, बी क्यू की वैल्यू भी कितनी होगी? म्यू नॉट आई डिवाइड बाय, बिकॉज दोनों का करंट क्या है? सेम, रेडियस भी क्या है? सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम ही हो जाएगा। बी, दोनों का मैग्नीट्यूड भी अगर सेम हो गया, अगर दोनों का, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? √2 टाइम्स आ जाएगा इसके। तो बी नेट बता दो, बी नेट कितना आएगा? बी नेट आएगा √ऑफ बी पी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस 2bp बी क्यू कॉस 90 आएगा क्या? कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है, 1 कहां से होता है गधे? कि खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, बोलो। तो बीपी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, यानी कि म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r का होल स्क्वायर, यानी √2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2r। थोड़ा सा सॉल्व कर कितना आ गया? म्यू नॉट डिवाइडेड बाय √2r। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड आया, यानी वो मैग्नीट्यूड कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, बी, सही है क्या? अच्छा, जब भी ध्यान रखना, वैसे तो ये प्रूव भी कर सकते हैं यहाँ से, जब भी ध्यान रखना दो आइडेंटिकल वेक्टर्स हों तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो बीचों बीच एंगल काटता हुआ चला जाता है, यानी कि एंगल कितना होने वाला है? 45 होने वाला है, बट प्रूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, इसको अल्फा बोल देता हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ 10 अल्फा इज इक्वल्स टू जो वाई एक्सेस पे कॉम्पोनेंट होता है डिवाइड बाय जो एक्सेस पे होता है। ये तभी पॉसिबल है जब 90 डिग्री का केस हो, है ना? तो बीपी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अल्फा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो उन्होंने दोनों चीजें मांगी है, मैग्नीट्यूड भी मांगा है और डायरेक्शन भी मांगी है। बोलो, ये क्वेश्चन क्लास में कराया है बेटा मैंने, है ना? कराया। अगला क्वेश्चन देखें जरा, हटा दूं इसको, ये तो समझ में आ गया, तो 2023 में आया हुआ, तो एग्जैक्टली सेम तो करके देगा नहीं एग्जामिनर क्वेश्चन। समझ में आया क्वेश्चन? अपन करते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्या ये भी सर आपने क्लास में कराया है? ये करेंगे सारे बच्चे।
आपने लोगों ने ट्राई किया किसी ने? ये लूप 1 लूप 2 दोनों का रेडियस सेम है। ड्राइंग में थोड़ा सा आपको कमी लग सकती है बट दोनों सेम है। दोनों का जो रेडियस है वो कुछ बता नहीं रखा बट हम आर मान लेते हैं, ठीक है ना, आर मान लेते हैं दोनों का रेडियस। और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ एक्स है। सिर्फ डायरेक्शन बता दो। आपका नाम क्या बेटा? हिमांशु। डायरेक्शन बता 1 की और 2 की मैग्नेटिक फील्ड की एट पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है। चलो निकल के यहाँ बाहर आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। ये जो पॉइंट है बेटा, इस ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। टाइम पास करने आया आज? घर पे बैठ के पढ़ बेटा, ज़्यादा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट बेहतर आएगा जब घर पे पढ़ेगा, टाइम पास करके थोड़े ना आएगा। हाँ क्या नाम है बेटा? बता हमें। इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? इसकी वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? देख, इस वाले को करंट ऐसे है, बोलो करंट क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा है। यानी कि इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा क्या? बोलो ना यार, क्या बोल दो? B1 सही है। इसकी वजह से बताना करंट ऐसे है, ऊपर जाएगा, यानी कि B2, ये होगा B2। दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, B1 और B2। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, पता है क्यों? करंट सेम है, रेडियस सेम है और डिस्टेंसेस भी। क्या फॉर्मूला होता है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस की पावर 3/2। सही है। अब यहां पे चूंकि तुम्हें मालूम चल गया है कि ये इंक्लाइंड है 90 डिग्री पे, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो ये आएगा B1 B2 cos 90। और रिजल्टेंट कहीं ना कहीं यहां बनेगा बेटा, है कि नहीं? इसको बी नेट बोल देते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, गॉट इट? √2 टाइम्स हो जाएगा, पहले भी ये हुआ था। मैग्नीट्यूड निकल गया। डायरेक्शन कितनी आएगी? 45 डिग्री। भैया अलग से निकालना चाहे तो निकाल दो, कि एंगल अल्फा बोल दो, और बोल दो क्या? tan अल्फा इक्वल टू वाई एक्सिस पे जो बना हुआ है डिवाइड बाय जो एक्सिस पे बना हुआ है। 1 आ गया तो अल्फा कितना आ गया? tan इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है? हो गया बेटा, देखो। तो ये आपका क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया। सॉल्व करना, थोड़ा सा सॉल्व कर लियो, √2 नीचे ले आइयो। ये मैग्नीट्यूड आ गया और ये उसकी डायरेक्शन आ गई। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, कर लोगे? ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आना है इस बार भी, ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन 2023 का, इसके जैसा क्वेश्चन हमारी बुक में है। ये एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा सा लगकर आ गया क्वेश्चन में। क्या किया गया देखो, क्वेश्चन में बोला गया ये एक सेमी सर्कुलर लूप है। हाँ ठीक है। करंट कितना है बेटा इसमें? 2 एम्पीयर। इसका सेंटर कौन सा है? ये। रेडियस है बाय 12 सेंटीमीटर। सही है, बोलो। एक कॉन्सेंट्रिक पूरा लूप उठा लिया। कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर पे, बोलो ऐसा। और इसका रेडियस बोल दिया कितना? 4 सेंटीमीटर। वो यहां रख दिया और करंट इसमें पास करा दिया कितना? करंट पास करा दिया 1 एम्पियर। हमें बताना है कि ओ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन किया है। इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड अलग निकाल, इसका अलग निकाल, दोनों को सॉल्व कर दे। सॉल्व करने का मतलब होता है अगर दोनों इनवर्ट हो ऐड कर दे, दोनों आउटवर्ड हो ऐड कर दे, एक इनवर्ट आउटवर्ड हो माइनस कर दे। बोलो कर पाओगे क्या? माइनस ही होगा। भाई ने बता दिया माइनस। माइनस क्यों होगा भाई? क्योंकि जो बाहर वाला है ये लूप जो है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां है? आउटवर्ड। और इसका कहां है? अच्छा, जो बाहर वाला है, जो बड़े वाला, वो सेमी सर्कुलर लूप है। और सेमी सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन में 4r, और सर्कुलर लूप का होता है म्यू नॉट आई अपॉन में। हो गया सॉल्व। तो निकालें एट ओ। इसे मान लेते हैं बच्चों 1 और इसे मान लेते हैं 2। बोलो B1 की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट आई अपॉन में 4r। और डायरेक्शन क्या आ गई बच्चों? आउटवर्ड। कितनी आ गई? आउटवर्ड। सही है क्या? ओके। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 टू द पावर -7। आई की वैल्यू, अच्छा वैसे मुझे मालूम है ये वाली मैग्नीट्यूड बड़ा आने वाला है। नहीं, ये छोटा आने वाला है, ये छोटा आने वाला है। क्योंकि जो एट ओ
ड्यू टू सर्कुलर लूप, ड्यू टू सर्कुलर लूप। ये तो हो गया सेमी सर्कुलर लूप, ड्यू टू सेमी सर्कुलर लूप। ड्यू टू सेमी सर्कुलर लूप म्यू नॉट आई अपॉन में 4r होता है, और ड्यू टू सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। तो पक्का ये वाली वैल्यू बड़ी हो सकती है। डिपेंड भी तो करता है, इसमें रेडियस 12 था, इसमें 4 था, इसमें करंट 2 था, इसमें 1 था, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते ना, क्यों झंझट पड़ रहा है, बोलो हाँ। तो भैया म्यू नॉट अपॉन में म्यू नॉट की वैल्यू 4/10 - 7 हो गया, आई की वैल्यू 2 हो गया, डिवाइड बाय 4, रेडियस की वैल्यू कितनी है बोलो 12 सेंटीमीटर, 10⁻⁻4 से 4 गया, ये आ गया 6, कितना आ गया π/6, 10⁻⁻5 टेस्ला। अब बोलो तो सही। और डायरेक्शन क्या चल रही है बच्चों, आउटवर्ड। यहां बता दो 4π×10⁻⁻7, करंट चल रहा है 1, डिवाइड बाय 2, रेडियस की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, 10⁻⁻2, 4 से 4 गया, ये आ गया π/2, 10⁻⁻5 टेस्ला। हाँ जी गाइस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इनवर्ड होगी। सही है क्या? दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये π/2 है, वो π/6 है, ये बड़ा है। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, माइनस कर दो, और जो बड़ा वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। बोलो ना यार, तो क्या बोल दूं, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी B2 - B1, ये B नेट हो गया बेटा, कितना आ गया π/2 - π/6, 10⁻⁻7, और डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड टू द प्लेन, इनवर्ड टू द प्लेन, इनवर्ड टू द प्लेन। हाँ 5 ही लिखा है बेटा, क्या कह रहे हो, 5 है पागल क्या, 5 ही तो लिखा है। हाँ सॉल्व कर लोगे क्या, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 6, 3π - π, 2π लिख दूं, तो 2π/6, π/3 लिख दूं, बोलो 10⁻⁻5 इनवर्ड। पाई की वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ जो भी आंसर आएगा बढ़िया आंसर आएगा, ठीक है क्या? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता क्या है, क्वेश्चन बुकलेट में किया हुआ है, हाँ बुकलेट रिवाइज करनी है आपको जितना ज्यादा हो सकती है, उसके बाद ब्लैक बुक करनी है। और अभी मैं मंडे को एक मॉड्यूल ऑन दे रहा हूँ आप लोगों को, एक वो करना, उसके पास पीडीएफ दे रहा हूँ मैं आप लोगों को बना के, ठीक है, उसका आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, तो आप उसको प्रिंट आउट लेना है, जो करना आप कर लेना, बट वो जरूर करना आपको एक मॉड्यूल पूरा, ठीक है। और मंडे ऑनवर्ड्स आपकी एमसीक्यू की क्लासेस भी आएंगी यूट्यूब पे, वो अटेंड कर लेना, ठीक है। चलिए अगले सवाल का जवाब देंगे सारे, अगले सवाल का जवाब निकालें, बताइए क्या आंसर होगा इसका। इस 2023 का क्वेश्चन है ये, सी लग रहा है, सी सी आ रहा, बड़ा अट्रैक्टिव का रिपल्सिव लिखा हुआ है, रिपल्सिव ही है। करंट किस में है बेटा, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, क्या होता है, चलो जी क्या निकालने को बोला, फोर्स पर यूनिट
लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट 2I1I2 डिवाइडेड बाय 4πr। करंट कितना है? 3 ही है। डिस्टेंस कितना है? 2 है। म्यू नॉट अपॉन में 4π की वैल्यू 10 टू द पावर -7। 2 I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू 2, कितना आ गया? 9 इंटू 10 टू द पावर -7। क्या हो गया? सही है क्या? 2 क्यों करेंगे बेटे? ये आगे कि नहीं आ गया? अट्रैक्टिव हो गया, रिपल्सिव, यानी इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच। ये तभी मिलेगा जब अटेम्प्ट करके आएगा। कह रहा एक नंबर मिल गया, देखो यहां में आया 22 से 23 पे। ये नंबर तभी मिलेंगे जब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है क्या? तो इसका आंसर कितना है? इसका आंसर है 9 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर अट्रैक्टिव। इसका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। सही है क्या? अगला क्वेश्चन इस क्लास में करा रखा है क्वेश्चन, एक बार करें फटाफट। हमें सवाल दे रखा है एक स्ट्रेट कंडक्टर है, 2 एम्पियर का करंट है, इसके सामने एक स्क्वायर लूप दिखा रखा है 10 सेंटीमीटर दूर, उसकी वैल्यू 20 की है, करंट इसमें 1 एम्पियर का है। ये जो स्ट्रेट कंडक्टर यहां पे पड़ा है, इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये पड़ा हुआ है लूप। वैसे तो उस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, बट मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ भैया टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा? भाई टॉर्क का फॉर्मूला होता है एमबी या फिर बीना, टाउ इज इक्वल टू बीना साइन अल्फा। गाइस अल्फा का मतलब पता है किसी को? नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल, डिस्टेंस नहीं एंगल। अब ये जो हमारा इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर है ये ऐसे है, तो इसने लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड वो अंदर क्रिएट किया हुआ है, यानी कि यहां पे क्रॉस 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 आएगा, बोलो हाँ है ना। अब अगर मैं इस लूप का नॉर्मल बनाऊंगा तो बाहर बनेगा तो अंदर बनेगा, तो चलो अंदर बना लो। तो अगर मैंने अंदर बना दिया तो एंगल हो जाएगा 0, बाहर बना दिया तो हो जाएगा 180। दोनों ही केसेस में आंसर आएगा साइन 0 साइन 180 0, यानी कि टॉर्क तो लगेगा ही नहीं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि एमसीक्यू में बन सकता है कि भैया ये लूप पड़ा हुआ है यहां पे सामने ऐसे, इस पे कोई टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क नहीं लगेगा। तो इसका वैसे पूछा नहीं गया है, बट मैं लिख देता हूं कि नो टॉर्क एक्ट्स ऑन, नो टॉर्क एक्ट्स ऑन लूप, नो टॉर्क एक्ट्स ऑन लूप, लूप पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। पहला पॉइंट क्लियर है। अब खैर फोर्स की बात करते हैं। फोर्स निकालने के लिए मैं डायग्राम यहां थोड़ा सा बना देता हूं बेटा। ये 2 एम्पियर का करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके सामने यहां पे एक हमने ये स्क्वायर लूप रख दिया है, 20 सेंटीमीटर का है ये। यहां पे ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहां से है, और करंट इसमें 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर। अच्छा इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी सी डी। आप ध्यान रखना जब भी ऐसा लूप रखा होगा तो जो इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर के पैरेलल वाली वायर्स हैं, यानी कि ए बी और सी डी, सिर्फ इनमें ही फोर्स लगेगा। इनके फोर्सेस के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐसे और ऐसे होंगे जो नलीफाई हो जाएंगे, यानी हम किस पे निकालेंगे? बस जो पैरेलल है इनके, यानी आप फोर्स निकालोगे किस पे? ए बी पे, और आप फोर्स निकालोगे किस पे? इन पे फोर्स आप कैलकुलेट नहीं करोगे। सही है? तो भैया अगर आप ए बी पे फोर्स निकालोगे तो बोलो फोर्स ऑन ए बी कितना हो जाएगा? फोर्स ऑन ए बी, सबसे पहले तो सर फोर्स ऑन ए बी का फॉर्मूला क्या बनेगा? फोर्स ऑन ए बी का फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट 2I1I2 डिवाइडेड बाय 4πr इंटू लेंथ ए बी, क्योंकि सर एफ अपॉन में एल का फॉर्मूला हमारे पास था, फोर्स अपॉन में लेंथ का, तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया? म्यू नॉट 2I1I2 अपॉन 4π, और लेंथ उधर चली गई, तो लेंथ किसकी आएगी? ए बी की लेंथ आएगी, जो कितने रखी है यहाँ पे? 20 सेंटीमीटर रखी है। हाँ जी, अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट है, यहां भी करंट ऐसे और यहां भी करंट ऐसे है, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर, यानी इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ, यानी अट्रैक्टिव लगेगा, है ना, अट्रैक्टिव लगेगा। सही है क्या? चलो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं बच्चों। कितना आ गया? म्यू नॉट अपॉन में 4π की वैल्यू कितनी आ गई? 10 की पावर -7। I1 की वैल्यू बताओ। I1 की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर,
I2 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय LEB कितना है बच्चों 20 सेंटीमीटर, 20 10 टू द पावर माइनस 2 पे बोलो तो सही 10 की पावर माइनस 2 10 माइनस 2 कट गया, नहीं गलत हो गया बेटा, यहाँ 10 भी तो बचेगा बिकॉज 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 टू द माइनस 2 बोलो सही है, 0 से 0 काट दिया सही है क्या, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 कितना आ गया 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन, इट इज नॉट न्यूटन पर मीटर नाउ क्योंकि ये क्या है ये फोर्स ऑन AB है सही है क्या, तो 8 10 टू द पावर माइनस न्यूटन ये आ गया और ये क्या आ गया अट्रैक्टिव सही है क्या, क्या आ गया अट्रैक्टिव आ गया सही है, तो ये हमारे पास क्या आ गया फोर्स ऑन AB आ गया, फोर्स ऑन AB। अब सिमिलरली निकाल लेते हैं क्या फोर्स ऑन CD, तो बोलो फोर्स ऑन CD कैसे निकालूंगा, फोर्स ऑन CD होता है FCD इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, FCD इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई R 2I1 I2 और लेंथ आ जाएगी किसकी, लेंथ आ जाएगी इस बार CD की, यह सब कुछ सेम है बस जो डिस्टेंस पहले 10 था वो अब 30 हो जाएगा, बोलो यानी नीचे सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दो फालतू, भाई पहले यहां पे 1 बच रहा था अगली बार में 3 बचेगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा FCD का 8/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन, और वो क्या हो जाएगा फोर्स रिपल्सिव, रिपल्सिव क्यों होगा सर, बिकॉज अपोज डायरेक्शन में करंट क्या करते हैं, जब करंट होता है तो क्या करते हैं दूसरे के, यानी कि ये इधर जाएगा तो FAB इधर जाएगा और FCD इधर जाएगा सही है क्या नहीं, ये अट्रैक्ट कर रहा है और ये रिपेल कर रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड में से कौन ज्यादा है बेटा, तो नेट फोर्स कितना आ गया, देयरफॉर नेट फोर्स कितना आ गया, नेट फोर्स आ गया FAB माइनस ऑफ FCD, यानी 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 माइनस 8/3 10 टू द पावर माइनस 7, बड़ा कौन है बटन दोनों में से ये, तो नेट डायरेक्शन क्या आएगी अट्रैक्शन, या फिर आप बोल सकते हो टुवर्ड्स स्ट्रेट वायर, क्या बोल सकते हो टुवर्ड्स स्ट्रेट वायर, टुवर्ड्स स्ट्रेट वायर सही है क्या, सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो गया 8 कॉमन निकाल लिया तो ये कितना हो गया 1 माइनस 1/3 यानी 2/3 बोलो हो, तो 2/3 10 टू द पावर माइनस 7 यानी 16/3 10 to the power minus 7 and it is towards the straight wire सही है क्या, डायरेक्शन पूछी थी हाँ, मैग्नीट्यूड भी पूछा था और डायरेक्शन पूछी थी, समझ में आ रहा है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन आस्क इन द एग्जाम, ये पूछा जा सकता है, आपने ब्लैक बुक खोली भी इसमें भी मैंने 2-3 न्यूमेरिकल ऐसे डाले थे, करा रहे हैं हाँ जी 2023 का क्वेश्चन है और अगेन जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं रेगुलरली उसी पे बेस्ड है, पढ़ो जी क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो, किटी तू क्या पढ़ रहा है बेटा बहुत देर से बैठा ना, रजिस्टर क्या क्या किस चीज का है नहीं क्या रजिस्टर दिखाना ऐसे फिजिक्स का ही है, एक मिनट ये जो ग्राफ बनाया हुआ ये तो करंट में बनवाया था वो है, किसका ग्राफ है, करंट में बनाया था जो, अच्छा आप लिख नहीं पाते लेकिन है ना, तो एग्जाम में भी ऐसे देख कर रहोगे आंसर शीट को खाली को, लिखा करो यार, एक तो तुमने पीछे क्यों बैठे हो आज इतना कि पकड़े ना जाओ, तुम तो भाई साहब क्लास में वहां बैठो चाहे यहां बैठो तुम तो नॉलेज होंगे ही होंगे है ना, यूज टू का मतलब क्या है, तुम साली हो मेरे कि मैं तुम्हें छेड़ूंगा ही, कितना गंदा होता ना भाई, मेरा साला होता है ये तो, या मेरा साला इसके जैसा होता तो, हिमांशु क्या करेगा यार, पास ही नहीं हो रहा तू तो, कैसे, डू यू हैव एनी टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी लाइक, या कोई यूट्यूब पे लेक्चर देख लिया कि 10 दिन में पास कैसे हूं, हैं फर्रे, गुड क्वेश्चन, क्या हम फर्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं, देखो सबसे पहली बात तो जो व्यक्ति फर्रों से पास होता है, जो व्यक्ति फर्रों से पास होता है, मैंने एक बार इंजीनियरिंग में सोचा कि मैं फर्रे बनाऊंगा इंजीनियरिंग में, हमने कहा यार सब कर रहे हैं हम कर लेंगे क्या हो जाएगा,
अब कितनी मुश्किल बात है ये। एक तो फर्रे बनाओ और फिर उसको चलाओ, और सामने अगर टीचर पकड़ ले तो डिटेन तो हुए वो अलग बात है, डिटेन हो गए भाई कि आप सेमेस्टर नहीं दे सकते, इस बार एग्जाम नहीं दे सकते आगे के। इज्जत कितनी चली गई भाई साहब, कितनी इज्जत, मतलब बर्बाद हो गए। आज के टाइम में आप लोगों के पास अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। पैसा, गाड़ी, डॉलर, शोहरत, ये सर इज्जत है बस। तो फर्रे बना के तो भैया, एक तो अगर पकड़े गए तो 3 साल के लिए डिटेन करता है सीबीएसई। अगर फ्लाइंग आया, फ्लाइंग होता है बेसिकली जो एक एक्सटर्नल आता है वो घूमता रहता है कि कुछ मिल जाए नोचने को, तो हर साल ऐसा नहीं है, हर साल किसी ना किसी सेंटर पे से फ्लाइंग कुछ ना कुछ पकड़ कर लेके जाता है। और वो एक्चुअली क्या है, वो अच्छा प्रेस्टीज इशू भी माना जाता है कि हम कितनी स्ट्रिक्ट इन्विजिलेशन करते हैं, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स कि हाँ अरे टीचर ना हिलने नहीं देते। जैसे मुझे याद है मेरा डीपीएस में सेंटर पड़ा था 12th क्लास का, डीपीएस में, और हम लोग ऐसे बैठे हुए थे और मेरे दोस्त ने, मतलब मेरे आगे बैठा हुआ था 5-6 सेंट, उसने हल्की से ऐसे गर्दन हिलाई, तो उसने इन्विजिलेटर ने बोला कि तुमने पीछे वाले को ये बोला कि मुझे आंसर नहीं आता। यूजुअली ऐसा हो जाता ना कि थोड़ा सा गर्दन हुआ ली, थोड़ा सा ऐसे कर लिया, थोड़ा सा ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे कर लिया। आजकल तो इनसे ऑप्शन मिल जाते हैं, ऐसे किया तो ए, ऐसे तो बी, ऐसे ऐसे सी, ऐसे ऐसे तो डी। गाइस थोड़ा सा चीज़ों को संभाल लो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो सिर्फ सीबीएसई पे फोकस कर रहे हैं वो अभी भी सक्सीड कर सकते हैं, बट आज से पढ़ना शुरू कर दो। और मैं एमईक्यू की बुकलेट निकाल रहा हूँ जो, अगर आप वो कर लो, वो भी लिखने की है, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ थ्योरी पढ़ा रखे, उसमें सिर्फ फलाना एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है और आपको एज इट इज वो आंसर याद करना है। बस याद करके वो आंसर लिख लोगे। एमईक्यू का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो मैंने बनाया है इस बार का, और हर साल के एमईक्यू की में से अगर हम लोग देखें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से, तो हर साल 40, 45, 50 नंबर का पेपर आता है। उसमें से बहुत छोटे छोटे से नोट्स हैं, ताकि अगर आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट ज़ाया ना जाए, क्योंकि बहुत प्रिंट आउट निकल रहे हैं, मैंने देखा है आजकल हर कोई प्रिंट आउट निकलवा रहा है कि इसके भी प्रिंट निकलवा दूँ, ये भी बना लूँ, सैम्पल पेपर भी देख लूँ, फलाना भी कर लूँ। इसलिए प्रिंट आउट जब आप निकलवाओगे, रजिस्टर में आपको सॉल्यूशन लिखने हैं, तो क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर याद करना है, जो आंसर मैंने दे रखा है उसका सॉल्यूशन में, और वही आपको देकर याद करके लिखना है। उसको एमईक्यू बोलते हैं। एक्चुअली उस सीरीज का नाम था डीकेएस, डूबते का सहारा। तो अब थोड़ा इवॉल्व हो गया तो हमने उसका नाम बदल के एमईक्यू कर दिया बेसिकली, वरना वो डीकेएस के नाम से चलाता था मैं, और वो बहुत ही जेन्युइनली बहुत अच्छा होता था। वो 40-45 नंबर का पेपर आएगा यार उसमें से, इससे ज़्यादा तो मतलब क्या, मतलब जिंदगी ले लो, उससे ज़्यादा तो बस बाबू सवाल पढ़ो। कितना इजी क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है कि देयर इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप इज 0। अभी पढ़ाया। कब 0 था? when its plane is perpendicular to the direction of magnetic field. When its plane is perpendicular to the direction of magnetic field, just suppose we have a magnetic field acting in this direction. magnetic field ऐसे लगी हुई है, आपने लूप ऐसे रख दिया, या आपने लूप ऐसे रख दिया, बोलो कौन सा केस है वो, ऐसा है या ऐसा है? ऐसे वाला है ऐसा, ऐसा वाला, ऐसा, बिकॉज लूप इज नाउ परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं है, ऐसे। अच्छा ये ऐसे तो प्लेन, ऐसे तो परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड ये मार्कर, इसका नॉर्मल ऐसा बनेगा, बोलो तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। टाउ का फॉर्मूला क्या होता है? बीना अल्फा कौन था बच्चों? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड, तो नॉर्मल ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड भी ये रहा, एंगल कितना हो गया? 0। साइन 0 कितना हो गया? 0। सही कह रहा है भाई, सही कह रहा है, असर्शन सही है, असर्शन सही है। रीजन में लिखा है द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप
ऑफ अ मैग्नेटिक मोमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एम एंड बी. जरा ध्यान लगाएंगे, अगर आपको याद हो मैंने आई एन ए को एम बोला था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो टाउ का फॉर्मूला आएगा बच्चों एम इंटू बी इंटू साइन एल्फा. अब टाउ का फॉर्मूला अगर एम इंटू बी इंटू साइन एल्फा आया तो एम और बी के बीच में साइन थीटा है. साइन थीटा का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों. तो टाउ कितना आएगा एम क्रॉस बी. तो ये मेरा क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट नहीं. यानी कि रीजन क्या है, रीजन गलत है, ये फॉल्स है. ये क्या है, ट्रू है. तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट. यार एक बात बताना चाहता हूं मैं इस प्लेटफॉर्म से, और मैंने कई इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं कि ना मोस्टली असर्शन के आंसर्स ये होते हैं कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता. एमसीक्यू के तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैंने बोलता भी हूं. जैसे मैं एमसीक्यू के लिए बोलता हूं, फॉर एग्जांपल तो मैं 18 एमसीक्यू दिए, मतलब 18 एमसीक्यू सेशन लगा के दिए, वो भी जेई के लिए, सीबीएसई के लिए भी नहीं. तो जेई में मान लीजिए यार नीट में आपने क्वेश्चंस करे, फॉर एग्जांपल आपको 16 क्वेश्चन नहीं आते, 20 नहीं आते, तो 4-4 के सेट बना लो, 4-4 के सेट बना लो. पहले 4 के ए, अगले 4 के सारे बी, अगले 4 के अगले सारे डी, अगले 4 के अगले सी. कारण है उसका क्योंकि 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का ऑप्शन तो ए हो सकता है. तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि एक क्वेश्चन सही हो जाए और 3 गलत हो जाए. तो एक क्वेश्चन सही तो +4, 3 माइनस +1, और कहीं तुक्का चल गया तो 2 क्वेश्चन सही एक गलत, यानी 8 + 2 - 6 अंदर. लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ये तब है जब बिल्कुल ब्लंट हो, बिल्कुल बिल्कुल एकदम. जैसे भाई केडिया कह रहा है कि मैं पेपर दे रहा हूं जेई का एडवांस का, मुझे देना एडवांस का, यार मैं मेन का दूंगा, तो फिर वो ये ऐसे तरीके लगा सकता है, वरना कोई तरीका नहीं है ये. इसका ऐसा कोई तरीका नहीं होता, ऐसा कोई तुक्का मारने का कोई तरीका नहीं होता. तुक्का बड़ा एक ना साइंटिफिक मेथड है. हाँ, तुक्का मारना इज अ वेरी साइंटिफिक मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब रूल होते हैं उसके कुछ. बट चलो अभी केस की बात नहीं करते. ये क्वेश्चन क्लियर है? अगले गैलोमीटर पे क्वेश्चन आ रहे हैं. गाइस इजी क्वेश्चन है क्या? उससे पहले बोलते कि हाँ हाँ इजी है, तुम कह रहे हो तो इजी होगा. गैलोमीटर की रेजिस्टेंस रखी कितनी? 16. फुल स्केल डिफ्लेक्शन करना है कितना? हाउ विल यू कन्वर्ट दिस वोल्ट मीटर टू मेजर वोल्टेज अप टू? हाँ जी, वोल्ट मीटर कन्वर्जन में आर का फॉर्मूला V अपॉन में आई जी माइनस आर जी बोलो या कैपिटल जी बोलो, क्या बोलो? क्या, चलो कैपिटल जी, हमने रिवीजन में कैपिटल जी लिया ना अभी. चलो, V वो वोल्टेज है जो मैक्सिमम मेजर कर सकते हैं, आई जी वो है जो मैक्सिमम करंट ये फ्लो करवाता है अपने गैलोमीटर में से, और जी है कितना? 16. सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ गया. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आ सकता है. शुरुआत यहां से हो रही है अच्छे क्वेश्चनों की, तो इस पर ध्यान देंगे. 2023 का क्वेश्चन है. पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है बोलो? डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैलोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड. नाउ करंट सेंसिटिविटी वी ऑल नो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर दैट दिस इज BNA अपॉन में K. बोलो हाँ या ना? BNA अपॉन में K हमने पढ़ा ही है. Now to increase the current sensitivity, we can increase number of turns and area, but वो bulky instrument बना देगा तो it is not appreciable. Now to increase the current sensitivity, we must increase the magnetic field, and for that reason we have inserted a soft iron cylinder in the armature of a rectangular coil. Remember last class में पढ़ा है. And to increase the current sensitivity, we must decrease the value of a torsion constant. For that reason, we have used a spring of phosphor bronze material, because for a phosphor bronze material the current sensitivity, the torsion constant is least, so that the current sensitivity must be higher.
आंसर पूरा प्रॉपर लिखना जानते हो। उन्होंने बोला डिस्क्राइब हाउ, कैसे बढ़ाओगे, तो साहब वो आप सिलेंडर ले लो एक, तो मैग्नेट फील्ड बढ़ा दो, या फिर वो जो स्प्रिंग नीचे ले रहे हो ना वो फॉस्फर ब्रॉन्ज का ले लो तो भी बढ़ जाएगी। पहला पार्ट क्लियर है बेटा। 2023 का क्वेश्चन आया भाई, ये लास्ट 3 लेक्चर में पढ़ाया भी मैंने। अगले लिखा है गैल्वेनोमीटर इट शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट आईजी। कहता है R1 अगर हमने लगाया टू कन्वर्ट दिस इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ 0 to 1 वोल्ट, और R2 लगाया टू कन्वर्ट दिस वोल्ट मीटर इनटू अ रेंज ऑफ 0 to 2 वोल्ट। यानी 2 केसेस है बच्चों। गैल्वेनोमीटर ये रहा बच्चों, इसके सामने लगाया मैंने क्या R1, और फिर एक और बार गैल्वेनोमीटर के सामने लगाया मैंने R2। जब मैंने R1 लगाया ना तो इसने एक ऐसा वोल्टमीटर बना दिया। सबसे पहले वोल्टमीटर बनेगा भी नहीं बनेगा, वोल्टमीटर बनेगा भी कि नहीं बनेगा, वोल्टमीटर बनेगा नहीं बनेगा। लास्ट क्लास में पढ़ाया भाई, गैल्वेनोमीटर के सामने शंट लगाता हूं, वैसे तो मैंने गलत वर्ड यूज किया, गैल्वेनोमीटर के सामने स्मॉल रेजिस्टेंस लगाता हूं, उसे शंट बोलते हैं। खैर, गैल्वेनोमीटर के सामने अगर मैंने रेजिस्टेंस लगाया स्मॉल रेजिस्टेंस तो एमीटर बनता है, सीरीज में लगाता हूं तो सही बनाया। ऐसा करने से उसके क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज 1 वोल्ट आई, और ऐसा करने से इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी आ गई 2 वोल्ट आ गई। समझ में आ रहा है क्या? ये 2 केस हो गए, केस 1 और ये आ गया केस 2। सवाल क्या पूछा है? सवाल क्या पूछा है? हमें बताना है फाइंड दी रेजिस्टेंस ऑफ। अब व्हेन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन विल आस्क इन द क्वेश्चन एग्जामिनर, तो एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इस प्रकार का, बट अगर ऐसा सवाल जब भी एग्जाम में आए तो ऑलवेज गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स गिवन इन द क्वेश्चन। यानी अपने कैपिटल जी का आंसर R1 और R2 की टर्म्स में ही देके आना है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसकी इस केस में यहां पे चूंकि हमने वोल्टेज दे दी कितनी 1 वोल्ट, तो और इसमें से करंट कितना पास करेगा IG करंट पास करेगा, इसमें करंट कितना पास करेगा IG करंट पास करेगा। तो इस केस में 1 विल बी इक्वल टू इसके क्रॉस की वोल्टेज IG इंटू जी प्लस इसकी IG इंटू R1, यानी 1 इज इक्वल टू IG इंटू जी प्लस R1। सिमिलरली इस केस में 2 इज इक्वल्स टू IG इंटू जी प्लस R2। समझ में आया क्या नहीं आया? सही है। तो यहां से I1 अपॉन में IG ये आ गया G प्लस R1, और यहां से 2 अपॉन में IG ये आ गया G प्लस। नाउ यू हैव दीज टू इक्वेशंस, यहां से 1 अपॉन में IG यहां उठा के डाल दो। क्या करूं बोलो? देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग लाइक फ्रॉम हियर टू हियर। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? तो 2 तो बाहर ही रह गया बोलो, और 1 अपॉन में IG का फॉर्मूला क्या आ गया G प्लस R1 इक्वल्स टू G प्लस R2। तो 2G प्लस 2R1 इक्वल्स टू G प्लस G इधर ले गए बेटे, तो 2G माइनस G इज इक्वल्स टू R2 माइनस, G का आंसर कितना आ गया R2 माइनस, ये मेरा आंसर होगा। मतलब आपको अपना आंसर फाइनल किसके टर्म्स में देके आना है? R1 R2 के टर्म्स में इसलिए देके आना है क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो टर्म्स दे रखे हैं वेरिएबल उन्हीं के टर्म्स में आंसर छोड़कर आओगे। वरना तुम ये नहीं कर सकते थे कि भाई लो G का फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन में IG माइनस R1, ऐसे से कराओ। कहता है IG खुद देख लो, नहीं समझे तुम क्या बोला मैं? अबे यहां से G का फॉर्मूला क्या निकलेगा 1 अपॉन में IG माइनस, क्या IG का फॉर्मूला नहीं है? हाँ है, बट IG थोड़ी ना पता है एग्जामिनर को, क्योंकि जो एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स मैं चूज कर रहा हूं वो गिवन थोड़ी ना, वो जेनरिक थोड़ी ना माने गए। जेनरिक कौन से माने गए? R1 एंड R2। तो ये आंसर आपका गलत है। यहां से भी अगर आप G निकाल दोगे 2 अपॉन में IG माइनस R2, वो भी गलत माना जाएगा, क्योंकि IG तो पता है नहीं ना एग्जामिनर ने। तो टीचर जिस वेरिएबल्स को दे उन्हीं के टर्म्स में अपना आंसर दे के आओ। हाँ या ना? क्वेश्चन मुश्किल था क्या 2023 का? सिंपल है।
अगला क्वेश्चन करें क्या? अगला क्वेश्चन एमसीक्यू आ रहा है बेटा, पुराना क्वेश्चन है, नहीं एमसीक्यू नहीं है, थियोरेटिकल ही है, पुराना क्वेश्चन है बट ध्यान से सुनेंगे। क्या लिखा है? डिफाइन दी करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर एंड राइट इट्स एक्सप्रेशन। 2020 में भी आया था, 21 में भी आया था, 23 में आया, 22 में तो क्योंकि स्प्लिट होकर आया तो मालूम नहीं, 23 में भी आया हुआ है, 24 में भी इंपॉर्टेंट है। सेंसिटिविटी और गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द करंट सेंसिटिविटी बता देंगे, राइट इट एक्सप्रेशन बता देंगे। बोलो हाँ बे। गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज, अब आईजी बोल रहा है तो आईजी का टेस्ट में आंसर छोड़ सकते हैं। हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस एमीटर टू मेजर अ करंट अप टू आई नॉट? गाइस कन्वर्जन पूछ रहा है, तो जवाब क्या लिखोगे कि वी कैन कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर ऑफ अ सुटेबल रेंज बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल दैट इज अ शंट। यानी कि क्या होगा, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके सामने क्या लगाया हमने, शंट लगाया। बोलो ये करंट क्या पास कर रहा है यहां से, आई नॉट, इसमें करंट कितना पास करेगा, आई जी, करंट पास करेगा आई नॉट माइनस आई जी, तो दोनों पैरेलल में हो गए, आई जी इंटू जी बराबर आई नॉट माइनस आई जी इंटू एस। तो एस का फॉर्मूला क्या आ गया, आई जी जी डिवाइडेड बाय, तो बाय कनेक्टिंग दिस अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद आवर गैल्वेनोमीटर वी कैन कन्वर्ट आवर गैल्वेनोमीटर इनटू a meter of that can measure current up to I naught. अगला सवाल, what is the effective resistance of this emitter? पढ़ाया मैंने कल। अबे दोनों पैरेलल में है कि नहीं है, बोलो। तो हमारा जो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा G इंटू एस डिवाइड बाय G प्लस एस, वेयर एस की वैल्यू कितनी आ गई, आई जी इंटू जी डिवाइड बाय आई नॉट माइनस आई जी। नाउ अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। भाई जो तूने एस बताया वो तूने बाद में बताया नहीं ना, तो तू क्या करेगा, इसको एस को यहां पे रिप्लेस करेगा एंड यू लीव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ जी एंड आई जी। यू गॉट माय पॉइंट? भैया यहां आंसर छोड़ सकते हैं क्या भाई, तू देख चांस ले सकता है, ये तो अलग बात है। तू लिख दे कि हाँ एस की वैल्यू यहां पे, क्योंकि एसओ तूने माना है ना, इसने तो अपने वेरिएबल्स क्या खोल के रखे हुए हैं, आई नॉट आई जी कैपिटल जी, तो एस क्यों लिख रहा है, एस के टर्म्स में आंसर मत दे। यू गॉट माय पॉइंट? इसके ब्लूप्रिंट में जब आंसर दिया गया तो ये आंसर नहीं दिया गया था। इसके ब्लूप्रिंट में ना होता क्या है, मैंने भी आप लोगों को ब्लूप्रिंट के सोल्यूशन अपने मोबाइल एप्लीकेशन में डाले हैं, मैंने बड़ा खोल के लिखा हुआ है। ब्लूप्रिंट में इतना खोल के नहीं लिखते, ब्लूप्रिंट सीधा रिजल्ट लिख देते, टीचर वैल्यूड अपने आप कर लेता है। तो ब्लूप्रिंट में आंसर ये नहीं लिखा हुआ है इसका, उसने इसको वैल्यू को डाला हुआ है। कितना बनेगा बोलो, जी इंटू आई जी इंटू जी डिवाइड बाय आई नॉट माइनस आई जी डिवाइड बाय जी प्लस आई नॉट इंटू जी डिवाइड बाय आई नॉट माइनस, तुम्हें दिख रहा है डिनोमिनेटर तो खलास होने वाला, मतलब कैंसिल होने वाला, बोलो ना कितना बनेगा, जी इंटू आई नॉट इंटू जी डिवाइड बाय आई नॉट माइनस आई जी होल डिवाइड बाय जी कॉमन निकाल लिया। बोलो यार, यहां हो गया आई नॉट माइनस आई जी प्लस आई जी, बोलो तो सही यार, डिवाइड बाय आई नॉट माइनस, बोलो कैंसल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, इस जी से एक जी काट दूं चलेगा, कितना बचेगा बोलो, जी इंटू आई जी डिवाइड बाय आई जी से आई जी काट दूं, क्या बचेगा, क्या आंसर आ रहा है, नया है क्या कुछ, बोलो। आई नॉट भी वेरिएबल गिवन है, आई जी भी वेरिएबल गिवन है और जी भी गिवन है, दिस इज माय आंसर। सो ट्राई टू है बेटा, कौन सा वाला बेटा, ये कैसे आया यार, ये दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल में क्वेश्चन पैरेलल में कैसे होगा सॉल्व, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी 1 प्लस जी 1 बाय जी डिवाइड बाय 1 बाय एस, तो आर कितना आएगा, है ना। लव फ्रॉम नेपाल। गाइस समझ में आ रहा है क्या, पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी दिमाग में होनी चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, पुराना है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है बहुत, पढ़ो क्या लिखा है। हाँ तेरी बुकलेट का है, ब्लैक बुक का है, ये मत दिखा है मुझे, मैंने बनाई है।
हाँ मतलब मुझे पता है ना, ये सारे क्वेश्चन ब्लैक बुक में है, कुछ आधा एक आधा क्वेश्चन हो सकता है जो अलग है, बट सारे क्वेश्चन ब्लैक बुक में है। हाँ चलो बंधुवर पढ़े, क्या लिखा है? स्टेट प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ कैलरीमीटर बता देंगे, बोलो हाँ। व्हाट इज वर्किंग ऑफ, ये ऐसे मत बोल के आना, जस्ट galvanometer. The working of a galvanometer are based on the fact that when a current carrying a rectangular coil is placed in the magnetic field, it experiences a torque. This is the working principle. थोड़ा तमीज से, ठीक है, तुम जितने बदतमीज हो उन्हें मत दिखाओ हम क्या है अंदर से, आप अच्छे से रिप्रेजेंट करो। लिखा है गैल्वेनोमीटर है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है बच्चों? जी है। एक गैल्वेनोमीटर है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? इसकी रेजिस्टेंस है जी। इसको हमने वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया वी के बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ R1 इन सीरीज। अब ये कितनी मेजर कर रहा है वोल्टेज? V मेजर कर रहा है। गाइस पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा केस कह रहा है जब हमने इसके सीरीज में R2 लगाया, R2, तो ये कन्वर्ट हो गया ऐसे में जो वोल्टेज मेजर करेगा V/2 करेगा V/2। अब वो कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ R1 R2। बोल दिया पहले, वरना बोल भी नहीं था, हमें पता, लेकिन उसके टर्म्स में निकालना था हमें। गाइस अपन R3 लिख लें इसको। वो कह रहा है कि मान लीजिए हम अपने गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगा दें कितना? R3, ताकि वो कितना मेजर कर ले? वो मेजर कर ले 2 वोल्ट। सही है क्या? 2V, 2 वोल्ट नहीं 2V, 2V। तो हमें R3 की वैल्यू बतानी किस टर्म्स में? R1 और, क्योंकि मुझे मालूम है कि R3 तो मैंने माना है ना, हमें तो आंसर किसके टर्म्स में देना है। तो अगर ये लाइन नहीं भी देता इन टर्म्स ऑफ R1 R2, तो मुझे पता था मुझे R1 R2 के टर्म्स में आंसर निकालना है। 3 इक्वेशन बनेंगी। पहली इक्वेशन बोलो, पहली इक्वेशन V इज इक्वल्स टू, आई एम सॉरी, R1 इज इक्वल्स टू V अपॉन में IG। गाइस कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? नहीं ठीक है, माइनस G। पहली इक्वेशन ये बनेगी क्या? दूसरी इक्वेशन बताओ। R2 इज इक्वल टू V/2 इंटू IG माइनस G। कैसे हम बताए? R3 इज इक्वल टू 2V डिवाइडेड बाय IG माइनस G। सही है क्या? बोलो। 3 इक्वेशन आ गई। हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें क्या निकालना है? हमें R3 निकालना है। अब मुझे ना R3 इन दोनों के टर्म्स में निकालना है, इन दोनों के टर्म्स में। तो इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा मैंने क्या किया था मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मैंने क्या किया था मैंने पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया था, R1 - R2 का। फिर वहां से मैंने V अपॉन में IG निकाला था और फिर यहां पुट कर दिया था। नहीं समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन है, मेरे साथ करोगे प्लीज? सॉल्व करो। सॉल्व दीज 3 टू फाइंड आउट योर आंसर ऑफ R3 इन टर्म्स ऑफ। देखो जो पूरी क्लास का निष्कर्ष आज वो यही है कि जब गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन आएगा तो जो गिवंस हैं उनके टर्म्स में आंसर छोड़कर आना है। ये इसका एक तरीका और भी है जो मैंने अप्लाई किया था। मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था इसको। तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा बताना? ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी? R1 इक्वल टू V/IG माइनस G। ये क्या बनेगी? 2R1 इक्वल टू V/IG माइनस G। बोलो। अरे 2 मल्टीप्लाई कर दिया ना, 2R2 हो गया, जहां पे 2G होगा। सही है, यही आएगा। R1 की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। नहीं बात नहीं बनेगी। दोनों को माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताना? R1 माइनस 2R2, इसे कट जाएगा क्या? माइनस G माइनस माइनस प्लस 2G, यही होगा। यानी R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा? G हो जाएगा। G की वैल्यू को वहां डाल दूं, बोलो। चलो मैं यार क्या देख रहा हूं, मैं खुद ही सॉल्व करता हूं, मुझे याद ही नहीं आ जाएगा।
R3 का फॉर्मूला क्या था? 2V अपॉन में IG माइनस जी, जी की जगह वैल्यू डाल दी, जी की वैल्यू क्या डाल दी? R1 माइनस 2 R2। और बच्चों सुनो, अगर V अपॉन में IG की वैल्यू निकाल लूं यहां से तो ये आ जाएगा R1 प्लस जी, फिर जी की जगह फिर वापस से डालनी पड़ेगी। क्या करें? हमें R3 चाहिए ना, V1 में IG की जगह डाल रहा हूं मैं R1 प्लस जी माइनस ऑफ R1 माइनस ऑफ 2R2, 2R1 प्लस 2G माइनस R1 प्लस 2R2। फिर जी की वैल्यू वापस उठाकर डाल देता हूं, कितना आया? R3 इज इक्वल्स टू 2R1 प्लस 2, जी की जगह R1 माइनस 2R1 माइनस R1 प्लस 2R2। कितना आ गया? 2R1 प्लस 2R1 माइनस 2R2 माइनस R1 प्लस 2R2। सॉरी 4R2। ओके, R1 4 माइनस 3R1 हो गया, और ये कितना हो गया? माइनस माइनस R3 का फॉर्मूला ये आ गया। ये मैंने आंसर नहीं लिखा हुआ, बट मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। ये है 3R1 माइनस 2R2। देखो यार, मैंने तो कुछ भी मैथ्स लगा लिया है, तो अब हो सकता है आपका मेथड कोई छोटा आ जाए, हो सकता है आपका मेथड कोई छोटा आ जाए। ओ रिपीट, मुझे भी नहीं याद है। चलो मैं ट्राई मारता हूँ, हाँ? चलो देखो, सबसे पहले तो ये तीन इक्वेशन बन गई थी, R3 का फॉर्मूला ये बन गया था। मैंने R1 और R2 का आपस में रिलेशन बनाने के लिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया था? माइनस कर दिया था। और माइनस करने के लिए मैंने पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि 2R2 और V अपॉन में IG बन जाए, ताकि V अपॉन में IG खत्म हो जाए, यानी G का फॉर्मूला R1 और R2 के टर्म्स में आ जाए। फिर मैंने G का फॉर्मूला एज इट इज यहाँ डाल दिया। अब V अपॉन में IG को मैंने वापस यहाँ से उठा के R1 प्लस जी रख दिया, तो R1 प्लस जी आ गया, और G को उठा के वापस मैंने R1 माइनस 2R2 रख दिया। देखो, हो सकता है आपके पास इससे भी कोई शॉर्ट मेथड हो सकता है डेफिनेटली, बट इसका आंसर आ जाएगा। सही है ना? तो दिस इज हाउ मैग्नेटिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स किए जा सकते हैं। अभी इसका एमईक्यू देख लेना, तो वो इंपॉर्टेंट होगा। अभी हमारा अगला जो क्लास लेंगे वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर के न्यूमेरिकल्स का, और लास्ट यूनिट होगा ईएमआई और एसी का। ठीक है ना? तो मंडे को मिलते हैं, थोड़ा शाम को मिलने मंडे को अगर पॉसिबल है तो। कितने बजे क्लास होती है तुम्हारी मंडे को?